गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज मैं आपको लेसन 3 पढ़ाने जा रही हूँ, मुद्रा और शाख। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों के बारे में पढ़ा, फिर शाख की 2 विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सपना और जो सलीम था उसकी स्टोरी के बारे में भी पढ़ा। ठीक ना। तो त्योहारों के मौसम के बारे में एक स्टोरी थी सलीम की, वो और सपना के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से सपना कर्जदार हो गई और सलीम जो है वो प्रॉफिट में गया। ये चीज़ पढ़ा था हमने। आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है, ऋण की शर्तें। ठीक ना। अब तक तो आपने ये देखना कि सपना और सलीम की स्टोरी में कि ऋण लेने के बाद वो कितना मतलब कर्जदार हो गए, लेकिन आज जो हमको पढ़ना है वो क्या है, ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना है। ठीक ना। तो क्या शर्तें हैं, तो परिभाषा अगर देखी जाए ऋण की शर्तों की, तो ब्याज दर, समर्थक या ऋण धारक आवश्यक कागज या और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, ब्याज दर को, समर्थक को, ऋण धारकों और आवश्यक कागजात। ठीक ना। और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। जो इंटरेस्ट देते हैं हम, समर्थक, ऋणधार और उसके साथ साथ आवश्यक कागजात जो पेपर्स हैं, वो भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप में ऋण की शर्तें कहा जाता है। मतलब कि आप ये सारी चीज़ें सबमिट करते हैं तो ये क्या है, कर्ज की शर्तें हैं। हम कर्ज लेते हैं तो इंटरेस्ट कितना, आपको ब्याज कितना, मतलब जो आपने लोन लिया है किसी बैंक से, मान लीजिए सपोज़ आपने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक, तो बैंक निर्धारित करता है कि आप कितना उस पर ब्याज देंगे, है ना। फिर समर्थक, ऋणधार, आप उसके बदले मतलब क्या रखते हैं ऋण के रूप में, और आवश्यक जो भी प्रॉपर्टी के कागज़ हैं वो, उसके भुगतान के जो तरीके हैं और सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। यही सब क्या है, ऋण की शर्तें हैं। पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा था कि ऋण की शर्तों के बारे में थोड़ा सा भी बताया था मैंने आपको। तो चलिए बुक को अगर देखें तो ऋण की शर्तें, तो हर ऋण समझौते से ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। ठीक ना। हर ऋण समझौते में ब्याज दर जो है, ऋण समझौते में हम क्या करते हैं, ब्याज दर को निश्चित कर देते हैं कि हम कितना इंटरेस्ट लेंगे। अगर वो आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, बैंक ले 1 लाख रुपया आपको लोन दे रहा है, तो उस पर वो ऋण जो ब्याज दर होगी निर्धारित कर देता है कि हम 2% जो ब्याज पर आपको देंगे। ठीक ना। इस तरीके से वो मतलब पहले से ही निश्चित हो जाता है। क्लियर। तो जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है, मतलब जो कर्जदार है 1 लाख के साथ साथ जो ब्याज दर होगी 2%, उसके साथ क्या है, बैंक को अदा करेगा। ठीक। तो इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक, ऋणधार या गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। मतलब क्या है, उधार। इसके अलावा उधारदाता जो उधार लेने वाला है, कोई समर्थक, ऋणधार जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, समर्थक, ऋणधार क्या होता है, गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। ठीक ना। जैसे कि गिरवी क्या रखेंगे हम, जैसे मालिक जो क्या करें, मांग कर सकता है। समर्थक, ऋणधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार हो। समर्थक, ऋणधार किसे कहते हैं, जिसका मालिक जो हो कर्जदार हो। ठीक। समर्थक, ऋणधार की डेफिनेशन अगर आप देखें तो ऐसी संपत्ति, ज़रा ध्यान से देखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। क्लियर। मतलब कि ऐसी संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मालिक जो है कर्जदार हो। ठीक ना। जैसे आपकी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन के मालिक हैं आप, लेकिन फिर भी कर्जदार हैं, तो और इसका इस्तेमाल वो उधारदाता को गारंटी देने के लिए करते हैं। उधारदाता को जो गारंटी देने के लिए कि हम इस भूमि पर आपसे दिखाकर कि हम लोन ले रहे हैं, अगर हम ना चुका पाए तो ये भूमि आपकी है ना, ऐसी गारंटी देने के रूप में करता है। तब तक कि ऋण का भुगतान नहीं कर पाता। तब कब तक के लिए गारंटी देते हैं हम, जैसे क्या दिया था यहाँ पे, आवश्यक कागज हम सबमिट करते हैं ना, तो कब तक के लिए करते हैं, जब तक कि हम उसका भुगतान ना कर सकें, मतलब कि उसका लोन वापस चुका ना सकें, या उसका जो उधार लिया है जिससे हमने उसको चुका ना सकें।
ठीक ना। तो गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो पाता, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, है ना। जैसे कि पहले के लोग क्या थे गांव में, एग्जाम्पल के तरीके से बता देती हूँ। गांव के लोग क्या करते थे कि अगर किसी साहूकार से ऋण लेते थे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर हो जाएगा दोनों टॉपिक। साहूकार से ऋण लेते थे तो उसको मतलब क्या है, समर्थक ऋणधार के रूप में क्या दिखाते थे, अपना पशु दे देते थे। कहते थे कि जब तक आप पशु रखे रहिए, जब मैं आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, उसके साथ ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ मैं आपको वो आपका पैसा, मूल पैसा जो है वो और जो इंटरेस्ट है वो दोनों के साथ मैं लौटा दूंगा, तो आप मेरा पशु या फिर गहना जो भी होता था उसको मतलब वो आप मुझे लौटा दीजिएगा। समझ में आया। तो ये था समर्थक ऋणधार। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऋण की शर्तें, डेफिनेशन, ठीक ना, ऋण की डेफिनेशन और फिर समर्थक ऋणधार की डेफिनेशन, ये दोनों कॉपी पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम में आ सकता है, आ नहीं सकता क्या, आएगा ही आएगा। शायद पिछले बोर्ड में समर्थक ऋणधार पूछा गया था। चलिए, तो इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को भुगतान की प्राप्ति के लिए संपत्ति का या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। अगर सपोज मान लीजिए साहूकार को जिस किसान ने अपना पशु दिया है वो अपना इंटरेस्ट और अमूल जो धन है वो अदा नहीं कर पाता है, उसको दे नहीं पाता है, तो जो साहूकार है वो क्या हो जाएगा, वो उसका मालिक बन जाएगा। वो चाहे तो उस पशु को बेच भी सकता है। क्लियर, यही चीज़ वो कह रहा है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं समर्थक ऋणधार के, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ठीक ना। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए विभिन्न माध्यम से ऋण प्राप्त करता है। मतलब अपनी आवश्यकता के लिए जो व्यक्ति जो है अलग अलग माध्यम से ऋण प्राप्त करता है। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें को भी वो स्वीकार करना पड़ता है, कुछ शर्तों को वो स्वीकार भी करता है। ठीक ना। तो इस प्रकार हैं, वो कौन कौन सी शर्तें हैं, ऋण को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं, निर्धारित ब्याज दर पर भुगतान, मतलब कि जो निर्धारित किया गया ब्याज दर, जो निर्धारित किया गया इंटरेस्ट, उस पर भुगतान करना। जैसे 2% अगर उसने ब्याज रखा है, इंटरेस्ट रखा है 1 लाख पर, तो आपको उसी दर पर भुगतान करना होगा। उधार ली गई राशि की जमानत गिरवी रखना। जैसे उधार ली गई जो राशि है उसकी जमानत के रूप में आप कोई भी चीज़ जैसे पशु, संपत्ति, भूमि आप गिरवी रख सकते हैं, ये शर्तें होती हैं। फिर आवश्यक कागज़ों का पूरा करना, और जो कागज़ हैं, जैसे कि आप एक एफिडेविट देंगे या लिख कर देंगे कि आवश्यक कागज़ है उसको पूरा करेंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने इतना पैसा मैंने लिया है और समय पर मैं मतलब इसे इंटरेस्ट के रूप में अदा कर दूंगा। अगर ये आवश्यक कागज़ है, मतलब एक बॉन्ड लिखवाता है बैंक या फिर साहूकार भी लिखवाया करता था। मतलब आपकी ज़मीन आपने गिरवी रखी है तो उस ज़मीन का वो कागज़ ले लेता था। क्लियर। फिर निर्धारित समय पर भुगतान करना, और जो समय दिया गया है कि मैं 2 साल में अदा कर दूंगा, जैसे बैंक को हम कहते हैं ना 2 साल में हम इंटरेस्ट पूरा कर देंगे या 1 साल का इंटरेस्ट पूरा कर देंगे, तो एक निर्धारित समय पर आपको भुगतान करना। उससे ज़्यादा जाएगा तो वो उसकी संपत्ति का अधिकारी हो जाएगा। कर्ज की शर्तें कर्जदार की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, और जो कर्ज की शर्तें रखी जाती हैं वो कर्जदार की प्रकृति पर, आप किसान हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, उस पर ये निर्धारित की जाती हैं। ठीक ना। तो इस तरह का फॉर्म आपकी बुक में भी एक आवास, मतलब एक होम लोन लेने के लिए निर्धारित ऋण का एक वो बनाया गया है कि कौन कौन सी एफिडेविट देनी पड़ती हैं। तो रेखा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। यहाँ पे एक दिया हुआ है, फॉर्म दिया है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्ति की जाती है। क्लियर। तो फिर क्या कह रहे हैं कि यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता, सपोज मान लीजिए कि कोई कर्जदार जो है उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार को बेचने का अधिकार होता है। उधारदाता जो है वो उसको बेचने का अधिकारी हो जाता है, मतलब कि उसको ये अधिकार मिल जाता है। अब जरा देखिए, जैसे आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, विविध प्रकार के शाख प्रबंध एक गांव का उदाहरण दिया हुआ है। कौन कौन से शाख प्रबंध किए गए हैं,
तो जिसमें रोहित और रंजन की कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना ख़त्म किया था, ठीक ना। उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। रोहित और रमन की कक्षा के बारे में लिखा हुआ है। जैसे 15 नवंबर 2006 में सीधा उन खेतों पे जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान मजदूर का काम कर रहे होंगे। खेतों में टमाटर फसल लगी होगी और हम सोनपुर के एक छोटा सा गाँव जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद है और एक छोटा किसान श्यामलाल से मिलते हैं, ठीक ना। तो क्या है कि रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में स्टोरी लिखी है, आप ज़रा इस स्टोरी में ये देखिएगा कि किस तरीके से जो है भारत की औपचारिक शाखें, मतलब कि कौन कौन सी शाखें हैं, ऋण देने की शाखें कौन कौन सी हैं। एक प्राइवेट फर्म है जो ऋण देती है और एक सरकारी है, ठीक ना। तो ज़रा देखिए, इसी वही अंतर बताया है स्टोरी में। रमा निकट के खेतों में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में महीने में रमा के पास कोई काम नहीं होता, ठीक ना, और उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्य वर्गीय भूमि स्वामी है, आश्रित है। भूमि स्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है, मतलब 5% पर महीने का जो इंटरेस्ट दर पर वो उसको ऋण दे देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतः रमा को न्याय ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमेशा अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, कभी किसी फेस्टिवल के लिए, कभी किसी बीमारी के लिए, जबकि पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी से 6,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियुक्ति है। अब श्यामलाल का क्या कहना है कि उसे अपनी 2 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी, मतलब 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों से श्यामलाल गांव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर पर ऋण ले रहा है, मतलब व्यापारी से वो 3% पर महीने के ब्याज दर पर, इंटरेस्ट पर वो ऋण ले रहा है। जोताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें, जो ज़रूरतें होते हैं, मुहा कराता है, ठीक ना, जिसे फसल तैयार हो जाने में वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा करता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा जिस तरह से व्यापारी निश्चित है। ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमत फसल काटते समय कम होती है, इसीलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। कौन? व्यापारी को उस समय फसल खरीदने में मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से जो मुनाफा मिलता है, वह फसल सस्ते और खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर वह बेचता है। सस्ती फसल खरीदता है, बाद में कीमत बढ़ जाती है तो उसे बेचता है। वैसे ही सहकारी समितियाँ, ठीक ना, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है सहकारी समितियाँ। आपने देखा होगा गांव-गांव में बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों के कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार सहकारी समितियाँ संभव है, जैसे किसान, बुनकरों और औद्योगिक मजदूरों इत्यादि को सहकारी समितियाँ। कृषिकक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गाँव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों को जमा प्राप्त कराती है और जमा पूंजी को ऋणधार मानते हुए सहकारी समितियों ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज दूसरा दौर शुरू किया जाता है। कृषिकक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए मुहा कराता है। सहकारी समितियाँ क्या है? सबसे अधिक किसानों के लिए लाभदायक होती हैं। ये समितियाँ प्राय गरीब वर्ग की सहायता पहुँचाने के लिए स्थापित की जाती हैं, ठीक ना। और इन समितियों से कम ब्याज दर पर, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पर ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। ऋण लेने के लिए इसका सदस्य बनना कोई बड़ी जमानत के बिना आसानी से ऋण प्राप्त करने में सहायक है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देना पड़ता है, आसानी से हमको कर्ज मिल जाता है। तो ये 2 तरह के जो ऋण देने वाले हमारे देश में, मतलब कि क्या है, ऋण देने वाले जो हैं समिति हैं, एक तो प्राइवेट फर्म है और एक क्या है, सहकारी है, जैसे कि औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में औपचारिकों से सीख।
औपचारिकाओं से सीख, जिसमें हम दो शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऋण के बारे में पढ़ेंगे, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण के बारे में, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। अगर जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे हैं उसे कर लीजिएगा। स्टोरी को आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में स्टोरी दी हुई है, इसलिए मैंने इस बुक को स्टोरी मैंने रीड करा दिया कि बहुत लोगों के पास बुक नहीं होगी। तो प्लीज़ आप जाकर मार्केट से बुक ले लीजिए और साथ साथ एक काम करिएगा कि फेयर कॉपी पर इस जितने क्वेश्चंस मैंने कहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रफ कॉपी पर लिख लीजिएगा, स्कूल खुलने के बाद आपको उसको बता दिया जाएगा। थैंक यू।